गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, मैं सुरेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज मांडलगढ़। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम जो करंट में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है आपका ऐसी आय जो एक करदाता की कुल आय में शामिल नहीं की जाती है। इसके संबंध में एक वीडियो मैं पहले आपको सेंड कर चुका हूँ, यूट्यूब चैनल पे वो अपलोड है, आप उस वीडियो को देखें। उसमें अपन ने क्या चीज़ का डिस्कशन किया है। आज की वीडियो में जो अपन डिस्कस करने वाले हैं उसी चैप्टर का एक सेकेंड वीडियो है। तो अपन ने देखा था कि उसकी मैं ऐसी आय इससे पहले वाले वीडियो में, और ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में अपन उन आयों के बारे में पढ़ रहे हैं जिनको एक करदाता की कुल आय में शामिल नहीं किया जाता है। फुल्ली एग्जम्प्टेड इनकम्स और पार्टली एग्जम्प्टेड इनकम, यानी कि आंशिक रूप से करमुक्त और पूर्णतः करमुक्त आयों का इसमें अपन देखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में अपन बहुत सारा डिस्कशन कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे कि जो एग्जम्प्टेड इनकम्स हैं, तो कुछ इनकम्स तो ऐसी हैं जिनको करदाता की कुल आय में सीधा सीधा शामिल ही नहीं किया जाता है, बट कुछ आय भी ऐसी भी है जिनको करदाता की जो कुल आय की गणना करते हैं तो उनको सीधा नहीं हटाया जाता, बल्कि जब जिस हेड के या जिस अध्याय में उसकी गणना की जा रही है, जैसे सैलरी हेड के बारे में अपन पढ़ेंगे, तो उससे पहले तो कैलकुलेशन करेंगे तो करदाता की कुल आय में शामिल किया जा सकता है, बट कुछ डिडक्शन उसको सैलरी हेड के अंतर्गत मिलेंगी। इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि कुछ आय ऐसी होंगी जिनको हेड में विशेष प्रोविज़न लगाते हुए करदाता की आय को करमुक्त माना जाता है हेड के अंतर्गत। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है तो कुछ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ऐसी होंगी जो करदाता के लिए करमुक्त होंगी, उनको तभी घटाया जाएगा जब हाउस प्रॉपर्टी के लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हो। सैलरी हेड के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो तो सैलरी हेड के अंतर्गत विशेष प्रोविज़न के तहत करदाता को करमुक्त आय हो सकती है, तो उसको वहीं पर घटाना है। कैपिटल गेन से अगर कोई किसी तरह की आय है तो उसको वहीं से घटाना है। तो इस वीडियो में सिर्फ उन आयों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि किस हेड में विशेष प्रोविज़न लगाते हुए करदाता को करमुक्त आय की छूट दी जाती है। तो सबसे पहले आपका जो हेड होगा, ये धारा 10 के बारे में ही अपन इसमें देखेंगे। धारा 10 में ही ये सारे प्रोविज़न दे रखे हैं। तो जो वेतन जो आपका होगा, ये देखिए, इसमें कुछ इनकम्स होंगी। जब सैलरी की आप गणना करोगे, करदाता को ऐसा कोई करदाता है जिसको सैलरी से इनकम होती है, कर्मचारी हो सकता है, ठीक है, तो उसको सैलरी से इनकम होंगी, तो उसकी कुछ इनकम ऐसी होंगी जिनको छूट मिलेगी, वो टैक्सेबल नहीं होंगी। अब वो कौन कौन सी होंगी वही इस चैप्टर में अपन देखने वाले हैं, इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो छुट्टी, यात्रा, रियायत। एक नियोक्ता अपने कर्मचारी को छुट्टी पर भेजता है और यात्रा उसमें करता है, छुट्टी पे घूमने के लिए विदेश भी भेज सकता है या कहीं पर भी किस टूर पे उसको भेज सकता है फैमिली सहित। तो जो टूर करने का, जो यात्रा करने का जो खर्चा होता है वो नियोक्ता द्वारा दिया जाता है। तो अब ये अगर वो नियोक्ता उसको नहीं देता है तो वो अपनी जेब से खर्च करेगा, यानी कि उसका खर्चा होगा। बट अब ये सीधा सीधा उसको नियोक्ता दे रहा है, एक तो सैलरी देता है, अब अलग से यात्रा का खर्चा भी दे रहा है, तो ये सीधा सीधा उसकी क्या होती है, इनकम हो जाती है कर्मचारी की। बट ये क्या होता है कि इसकी छूट नियोक्ता को दी जाती है खर्चे के रूप में, कि कर्मचारी को मानसिक रूप से मोटिवेट करने के लिए या उसको वित्तीय अभिप्रेरणा देने के लिए ये सारे खर्चे किए जाते हैं। तो आयकर में एक ऐसा प्रोविज़न है कि करदाता को अगर इस तरह से कोई आय होती है तो उसके लिए टैक्स फ्री होंगी, यानी कि उस कर्मचारी को इस तरह से यात्रा खर्चा मिलता है नियोक्ता से, तो वो स्पेसिफिक प्रोविज़न के तहत टैक्स फ्री होगा, यानी कि सैलरी हेड के अंतर्गत इस तरह की इनकम आती है तो उसको घटा दिया जाएगा, उसमें उसकी टैक्सेबल इनकम में कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा। दूसरा जो होगा आपका, सरकार द्वारा भारत के नागरिक को भारत के बाहर देय भत्ता। भारत सरकार अपने किसी नागरिक को विदेश यात्रा में भेजती है किसी स्पेसिफिक काम के लिए, तो उसको कोई विदेश में कोई भत्ता दिया जाता है, चाहे वो ट्रैवलिंग अलाउंस हो सकता है, चाहे भोजन के लिए भत्ता हो सकता है, चाहे रहने का भत्ता हो सकता है होटल में। तो ये सारे भत्ते क्या होंगे, करमुक्त होंगे, और ये अब कर्मचारी है तो उसके वेतन में शामिल किया जाएगा, तो ये अब सैलरी हेड के अंतर्गत उसको दिया जाएगा। आनुतोषिक, ये आनुतोषिक शब्द आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, क्या होता है आनुतोषिक का मतलब होता है फ्रेंच बेनिफिट्स, यानी कि अनुलाभ। आनुतोषिक का मतलब होता है अनुलाभ, यानी कि सैलरी वेतन के अलावा किसी भी कर्मचारी को उसके नियोक्ता से जो लाभ मिलते हैं उनको बोलते हैं आनुतोषिक। यानी कि मान लीजिए आपका जो नियोक्ता है, आप जिसकी कंपनी में या किसी भी सरकार के दिन काम करते हैं, तो आपको सैलरी तो दी जाती है, साथ में मान लीजिए वो आपको रहने की सुविधा भी देता है, भोजन की सुविधा भी देता है, गाड़ी भी दे रखी है आपको ऑफिस आने जाने के लिए, कहीं आप जाते हो तो आपको उसको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दे रखी है, कहीं विदेश यात्रा में जाते हो तो आपको हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर की टिकट दी जाती है, ट्रेन की टिकट वो देता है। इस तरह की सारी फैसिलिटी अगर आपको एक नियोक्ता द्वारा आपको उपलब्ध करवाई जाती है, आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी भी
बड़े अच्छे स्कूल में किसी बच्चे का एडमिशन करवा दिया फ्री में, उसकी फ़ीस वो पे कर रहा है, एडमिशन फ़ीस पे कर रहा है। इस तरह की फैसिलिटी अगर आपको नियोक्ता द्वारा दी जा रही है तो ये अगर वो नहीं देता तो आप अपनी जेब से खर्च करोगे एक कर्मचारी के रूप में, बट ये सीधा सीधा वो ये खर्चे जो आपको करने हैं वो अगर आपका नियोक्ता कर रहा है तो ये एक फैसिलिटी आपको दी जा रही है, और इन्हीं को बोलते हैं आनुतोषिक फ्रेंच बेनिफिट। ये कर्मचारी को मोटिवेट करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये चीज़ें भी कर्मचारी के लिए क्या होती है, टैक्स फ्री होती है, बट एक लिमिट तक होती हैं, और इनकी गणना सिर्फ जैसे सैलरी हेड के अंतर्गत ही इनकी छूट दी जाएंगी। किसी दूसरे हेड की गणना करते समय या फिर कुल आय की गणना करते समय उसमें नहीं दी जाएंगी। दूसरा, पेंशन के रूपांतरण में भुगतान। कर्मचारी अगर रिटायर हो जाता है तो उसको पेंशन के रूप में राशि मिलनी शुरू हो जाती है रिटायरमेंट की डेट से ही। तो वो सारी पेंशन को एक साथ कम्यूटेट भी करवाता है कि जैसे मान लीजिए कर्मचारी को जैसे 20,000 की महीने की पेंशन मिलेगी रिटायरमेंट में, तो वो एक पेंशन का मान लीजिए 5 या 10 साल तक उसको पेंशन मिलने वाली है, ऐसा अनुमानित किया जाता है। तो उस पेंशन का एक अनुमानित मूल्य निकाला जाता है कि 20 साल में उसको कितनी पेंशन दी जाएंगी। तो उसका एक हिस्सा जैसे 1/3 या 2/3 हिस्सा निकाल के उसको तुरंत पेमेंट कर दिया जाता है रिटायरमेंट में ही। उसको बोलते हैं कम्यूटेड वैल्यू। अब वो जो भुगतान किया जाता है वो एक लिमिट तक बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। जैसे मान लीजिए कम्यूटेड वैल्यू अगर 20 लाख की आती है तो वो 10 लाख तक या 15 लाख तक बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। 15 लाख तक की इनकम को उसको बिल्कुल छूट दी जाएगी, बाकी के 5 लाख पे टैक्स लगाया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ सैलरी हेड के अंतर्गत छूट दी जाएंगी। करदाता की कुल आय में तो गणना करने के लिए तो उसको शामिल करेंगे, बट हेड के अंतर्गत उसकी छूट दी जाएंगे, तो 15 लाख रुपए ही उसकी आय में शामिल किए जाएंगे। दूसरी, छुट्टी भुनाना। आपको किसी छुट्टी का भी आप पेमेंट लेते हो, पीएल वगैरह होती है, प्रिविलेज लीव जो आपकी होती है, उपार्जित अवकाश आपके जो होते हैं, उनके बदले भी कर्मचारी को सरकार से भुगतान मिलता है। तो ये भी कुछ स्पेसिफिक प्रोविज़न के तहत सैलरी हेड के अंतर्गत एग्जेम्प्टेड होंगे। छटनी पर मुआवजा होता है। स्वैच्छिक निवृत्ति पर प्राप्त कोई राशि अगर होती है तो वो भी आपकी स्वैच्छिक निवृत्ति। वीआरएस जिसको बोला जाता है वॉलंटरी रिटायरमेंट सिस्टम। अगर आप अपनी इच्छा से सरकार की सेवा से या किसी भी कंपनी, किसी भी इंडस्ट्री की सेवा से रिटायरमेंट ले रहे हो तो आपको उसके बदले में कुछ जो भी राशि मिलती है वो बिल्कुल टैक्स फ्री होंगी एक सीमा तक। ऐसा नहीं कि पूरी राशि टैक्सेबल होंगी, आंशिक रूप से भी हो सकती है और फुल्ली भी हो सकती है। भविष्य निधि से आपको किसी तरह का कोई भुगतान मिलता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सैलरी हेड के अंतर्गत आपको विशेष प्रोविज़न के तहत इनकी छूट दी जाएंगी। मकान किराया भत्ता है, इसकी अलग से गणना अपन सैलरी हेड में करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। शुल्क या निजी खर्च से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए विशेष भत्ता। अब आपका कर्मचारी, आप किसी भी नियोक्ता के कर्मचारी हो, आपके निजी खर्चों को पूरा करने के लिए नियोक्ता द्वारा आपका अगर कोई भुगतान किया जाता है, नियोक्ता द्वारा आपको भुगतान किया जाता है किसी भी निजी खर्चे की पूर्ति के लिए, तो वो भी आपको एक सीमा तक उसकी छूट दी जाती है। अध्यक्ष या सेवानिवृत्त अध्यक्ष, यूपीएससी का कोई स्पेशल चेयरमैन है तो उनको भी छूट दी जाती है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये तो हो गया सैलरी हेड के अंतर्गत। ये सारे जो हैं ये सैलरी हेड के अंतर्गत विशेष प्रोविज़न के तहत इन राशियों को आपकी छूट मिलेंगी। पूंजीगत लाभ वाला जो हेड होगा उसमें ये इन जो चीज़ें हैं इसका पीडीएफ लिंक मैं आपको ज़रूर अवेलेबल करवाऊंगा, सिर्फ आपको इसको पढ़ना है, इसमें समझने लायक कोई चीज़ है नहीं। कैपिटल हेड के अंतर्गत कैपिटल गेन का जो हेड होगा उसमें अगर आप इनकम की गणना कर रहे हो तो ये कुछ आय हैं जिनको उस हेड के अंतर्गत छूट दी जाएंगी। अन्य स्रोतों से आय होंगी तो उसमें ये कुछ आय हैं जिनको छूट दी जाएंगी। धारा 115 ओ में संदर्भित लाभांश है। कुछ व्यक्तियों को ब्याज से कोई आय होती है या विधवा बच्चों या सशस्त्र दलों के सदस्यों द्वारा पारिवारिक पेंशन अगर किसी को मिलती है तो उस हेड के अंतर्गत छूट में शामिल किए जाएंगे। आगे, निर्धारित कुल आय में सम्मिलित अन्य व्यक्तियों की आय, ये इसका एक चैप्टर है, इसको बोलते हैं क्लबिंग ऑफ एसेट्स, यानी कि मानी गई आय जो आपकी होंगी किसकी आय में उसको शामिल किया जाएगा। माता पिता के हाथों में शामिल नाबालिग है, इसका एक पूरा चैप्टर है, उसको अपन अलग से डिस्कस करने वाले हैं। सकल कुल आय में से कटौतियाँ, देखिए अपन अब जो कटौतियाँ होंगी वो 3 तरह की हो जाएंगी कुल मिला के। सकल कुल आय में से कटौतियाँ, धारा इसका एक चैप्टर है अलग से। ग्रॉस टोटल इनकम में से आपको कौन कौन सी डिडक्शन मिलने वाली हैं, LIC से संबंधित प्राप्तियां, NPS, आंसर, ये सारी छूटें आपको सिर्फ अभी तो ब्रीफ में इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। देखिए कुल मिला के 3 तरह की डिडक्शन होंगी, मैं मोटा मोटा आपको बता दूं, अपन सिर्फ सीधा अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में जाएंगे अगले वीडियो में। तो ये देखिए इस वीडियो में सिर्फ अपन आपको टाइप समझने की एक करदाताओं को कौन कौन सी आय की छूट कितने प्रकार से मिल सकती है। कुल मिला के आपको एक करदाता के लिए टैक्स बचाने का जो सिस्टम होगा वो सीखना है, ठीक है। तो सकल कुल आय में से कटौतियाँ,
अब 3 तरह की कटौतियाँ हो चुकी है। एक तो है कि फुल्ली एग्जम्प्टेड इनकम, ऐसी आय जो बिल्कुल करदाता की आय में शामिल नहीं करनी है। दूसरा, एक करदाता को जब हेड वाइज, शीर्षक वाइज या अध्याय के अनुसार उसकी जब आय की गणना अपन करेंगे तो उस हेड में से ही उसको कटौती दी जाएगी। दूसरा, जब आप करदाता की सारे हेड की टोटल इनकम की कैलकुलेट कर लोगे तो उस टोटल इनकम में से फिर कुछ और कटौतियाँ उसको स्पेशल धाराओं के तहत दी जाएंगी। तो इस तरह से करदाता को कितनी तरह की कटौतियाँ मिलेंगी? 3 तरह की। एक तो ऐसी कटौतियाँ जिनको आय नहीं मानते हुए करदाता की आय में शामिल ही नहीं करना है, ठीक है, तो वो फुल्ली एग्जम्प्टेड भी हो सकती है और पार्टली एग्जम्प्टेड भी हो सकती है, यानी कि पूर्णतः कर मुक्त भी हो सकती है और आंशिक रूप से कर मुक्त हो सकती है। दूसरी, एक करदाता को आय के विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत आय की गणना की जाती है तो प्रत्येक आय के शीर्षक के अंतर्गत विशेष प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उसको छूट दी जाती है। सैलरी हेड के अंतर्गत, जैसा कि हमने बताया कि सैलरी हेड के अंतर्गत ये छूटें दी जा सकती हैं, कैपिटल गेन के अंतर्गत ये वाली छूटें दी जा सकती है, अदर सोर्सेज के अंतर्गत ये छूटें दी जा सकती है, बिजनेस एंड प्रोफेशन के तहत ये छूटें दी जा सकती है। दूसरी तरह की कटौतियाँ ये हो जाती हैं। अब प्रत्येक हेड में छूटें घटाने के बाद आपकी प्रत्येक हेड की टोटल इनकम आ जाएंगी। अब प्रत्येक हेड की टोटल इनकम को आपको कैलकुलेट करना है, टोटल इनकम आ जाएंगी इस तरह से, ग्रॉस टोटल इनकम। अब उस ग्रॉस टोटल इनकम में से भी करदाताओं को कुछ छूटें दी जाएंगी जो इससे पहले जो 2 प्रकार की छूटें दी हैं उनसे भी अलावा, ठीक है। अब वो कौन कौन सी है वही अपन इसमें देखेंगे। तो 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शंस जो करदाता को मिलेंगी, धारा 80C से धारा 80C से लेकर धारा 80U तक, ये सारे सेक्शन हैं। इसमें करदाता को अलग अलग डिडक्शन दी जाती है। मुख्य तौर से 80C की डिडक्शन होती है, LIC के नाम से डिडक्शन उठाता है, NPS के नाम से डिडक्शन उठाता है, एजुकेशन लोन के नाम से डिडक्शन उठाता है, अपने माता पिता की LIC या मेडिकल खर्चों के रूप में डिडक्शन उठाता है। सारी सेक्शन वाइज आपको डिडक्शन दी जाती है। ये सिर्फ ग्रॉस टोटल इनकम में से कम करके दी जाएंगी। तो इस तरह से करदाता को 3 डिडक्शन मिलने वाली हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में यहाँ तक काफ़ी है। तो आपको 3 तरह की डिडक्शंस याद रखनी है। एक तो कि ऐसी डिडक्शंस जो करदाता की आय में शामिल ही नहीं करनी, उसको पहले से करदाता की आय में से उसको हटा देंगे। दूसरा, आय के शीर्षकों के अंतर्गत विशेष प्रोविज़न के तहत उसको छूट मिलेगी। तीसरा, जब करदाता की सकल आय की गणना कर ली जाएंगी तो उसमें से कुछ विशेष धाराओं के तहत उसको कटौती दी जाएंगी। आई थिंक थोड़ा समझ में आया होगा। ये सारा का सारा थ्योरिकल मैटर है। इसके बाद वाले वीडियो में अपन एग्रीकल्चरल इनकम और स्पेशल इकोनॉमिक जोन की आय जो होंगी उन पर किस तरह से टैक्स का प्रोविज़न है, किस तरह से उनकी गणना करनी है, कृषि आय पर किस तरह से टैक्स लगाना है, वो अपन अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए और कोरोना महामारी से बच के रहिए। मास्क और सैनिटाइज़र का आप निरंतर इस्तेमाल कीजिए। बिना काम घर से बाहर मत निकलिए, ठीक है। ये आपके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, आपके फैमिली के लिए भी अच्छा होगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो में। हैव ए गुड डे।